दिव्य सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दशमांश के बारे में और ये जानेंगे कि दशमांश कैसे देखा जाता है, कौन कौन से वो नियम हैं जिनके द्वारा दशमांश का विश्लेषण किया जा सकता है और कैसे सबसे आसान तरीके से आप दशमांश को देख सकते हैं, उसके जो निष्कर्ष हैं उन तक पहुंच सकते हैं और ये जान सकते हैं कि दशमांश सही अर्थों में आपकी कुंडली में कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जो दे रहा है। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं दशमांश के बारे में, अर्थात D10 के बारे में। इससे पहले अगर हम यदि बात करें तो हमने अभी तक नवमांश की चर्चा की है और ये जाना है कि नवमांश कितना महत्वपूर्ण वर्ग है कुंडली में और उसकी जो संरचना है वो कैसे होती है और किन किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। और ये भी जाना कि नवमांश कैसे एक व्यक्ति सबसे आसान तरीके से देख सकता है। तो अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं दशमांश के बारे में। और इससे पहले कि हम दशमांश के बारे में गहन अध्ययन करें, हम ये जानते हैं कि सही अर्थों में एक वर्ग होता क्या है और एक वर्ग की संरचना कैसे की जाती है और दशमांश जो है वो कितना महत्वपूर्ण वर्ग है ज्योतिष शास्त्र में। यदि हम दूसरे सबसे महत्वपूर्ण वर्ग की बात करें तो वो दशमांश है, क्योंकि दशमांश बहुत सारी ऐसी चीज़ों को व्यक्त करता है जो कि अति महत्वपूर्ण होती है जीवन में। और इसकी संरचना कैसे होती है इसके बारे में अब एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कोई भी वर्ग तब बनता है जब किसी भी राशि को हम एक बराबर के हिस्सों में विभाजित करें। एक राशि, कोई भी राशि जो होती है वो 30 डिग्री के अंतराल की होती है। जब भी उस 30 डिग्री के अंतराल को एक बराबर के हिस्सों में विभाजित किया जाता है और उन छोटे हिस्सों में ग्रहों को स्थित किया जाता है, उससे एक पूरे वर्ग की संरचना होती है, उससे पूरे वर्ग की स्थापना होती है। उसे बोलते हैं एक वर्ग अर्थात डिविजनल चार्ट। तो ये एक बनता कैसे है इसके बारे में एक उदाहरण के तौर से जानते हैं। सबसे पहले कोई भी वर्ग तब बनता है जब कोई भी राशि की जो 30 डिग्री का अंतराल है उसे बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाए। अब यहाँ हम दशमांश की बात कर रहे हैं तो कोई भी जो राशि, मान लीजिए हम वृषभ राशि लेते हैं, तो वृषभ राशि को यदि हम 10 हिस्सों में विभाजित करेंगे, नवमांश के लिए हम 9 हिस्सों में विभाजित करते हैं, दशमांश के लिए 10 हिस्सों में विभाजित करते हैं, सप्तमांश के लिए 7 हिस्सों में विभाजित करते हैं। इसलिए दशमांश की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए वृषभ राशि को यदि हम 10 हिस्सों में विभाजित करते हैं, 10 बराबर हिस्सों में, तो हर हिस्सा 3 डिग्री का होगा। 3 डिग्री में अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति, यदि 7 डिग्री का है, तो वृषभ राशि जब 10 हिस्सों में विभाजित होगी तो वो शुरू होगा वृषभ राशि से और खत्म होगा आखिरी हिस्सा कुंभ राशि पे। तो ये 3-3 डिग्री के बराबर के हिस्से होंगे। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में 7 डिग्री पर स्थित है तो दशमांश में बृहस्पति कर्क राशि में स्थित होगा, क्योंकि पहले 3 डिग्री वृषभ राशि के, 3 डिग्री 1 मिनट से 6 डिग्री तक जो है आपका अगली राशि जो होगी वो मिथुन की होगी और उसके बाद जहां 7 डिग्री पे बृहस्पति आ रहा है वो आएगा कर्क राशि के अंतराल पे। तो कर्क राशि में बृहस्पति स्थित होगा आपके दशमांश में। ऐसे सारे ग्रहों की जब स्थितियां आप देखते हैं और उनकी संरचना की जाती है तो वर्ग का निर्माण होता है, दशमांश का निर्माण होता है। अब ये जानते हैं कि दशमांश इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किन किन चीज़ों को ये व्यक्त करता है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दशमांश आपके व्यवसाय को संबोधित करता है। व्यवसाय को, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो पेशा है, आपके आय का स्रोत जो है वो दशमांश से हम देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास कितनी सत्ता होगी, कितनी पावर होगी, अथॉरिटी होगी, ये दशमांश से देखा जाता है। वर्क लाइफ व्यक्ति की कैसी है, दिनचर्या कैसी है, कार्यशैली कैसी है और जहाँ पर भी व्यक्ति काम कर रहा है वो जगह कैसी है। यदि हम वर्क प्लेस की बात करें तो वो कैसी है, वो कौन सी जगह पे व्यक्ति काम कर रहा है, वो दशमांश से देखते हैं। किस तरीके का काम कर रहा है, किस तरीके से आजीविका अपनी कमा रहा है व्यक्ति, वो दशमांश से देखी जाती है। और दशमांश हमें बताता है कि व्यक्ति अपने चुने हुए क्षेत्र में कितना अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो जितनी भी आपकी सफलताएं हैं
जो भी भौतिक स्तर पर जितनी भी सफलताएं देखी जाती हैं वो दशमांश से देखी जाती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को दशमांश संबोधित करता है और इसीलिए दशमांश दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है ज्योतिष शास्त्र में। अब ये जानते हैं कि दशमांश का जो नैसर्गिक स्वामी ग्रह है, जो उसे पूरी तरीके से संबोधित करता है, पूरी तरीके से रूल करता है, वो कौन सा है? वो है शनि। अगर हम नवमांश की बात करें तो नवमांश में हमने ये जाना था कि नैसर्गिक स्वामी ग्रह जो कि पूरे नवमांश को कंट्रोल करता है वो है शुक्र। उसी तरीके से यहाँ पे दशमांश में वो ग्रह है शनि। तो शनि वो ग्रह होता है जो कि नैसर्गिक रूप से दशमांश को कंट्रोल करता है। एक एक चीज़ जो दशमांश की जो भी दशमांश से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी शनि के अंतर्गत आती। अब दशमांश होता क्या है? जब भी आपकी जो जन्म कुंडली है उसका दशम भाव का जब भी गहन अध्ययन किया जाता है तो एक नई कुंडली की संरचना होती है, उसे हम दशमांश बोलते हैं। और वो संरचना कैसे होती है इसके बारे में हम जान चुके हैं, जब भी किसी भी राशि को बराबर के हिस्सों में विभाजित करके। तो ऐसे दशमांश की संरचना होती है और कैसे दशमांश देखते हैं अब इसके बारे में जानते हैं। कई सारे नियम हैं, यहाँ मैं उन 6 महत्वपूर्ण नियमों की बात करूंगा जिनके लागू करने से आप ये आसानी से जान सकेंगे कि दशमांश आपकी कुंडली में कैसा रोल प्ले कर रहा है, कैसे निष्कर्ष वो देगा आपके जीवन में। वो दशमांश ये नियमों को लागू करने के बाद दशमांश में आप जान सकेंगे। तो आप जानते हो नियमों के बारे में। पहला नियम है कि अब यहाँ पे आप दशमांश पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करिए, अपना जन्म कुंडली को इस वक्त साइड कर दीजिए। तो अभी दशमांश की बात हो रही है इसलिए सारा ध्यान आप दशमांश पे दिए। तो सबसे पहला जो नियम जो आपको लागू करना है वो ये है कि दशमांश में आमत्य कारक ग्रह की स्थिति क्या है। आमत्य कारक ग्रह वो ग्रह होता है जो कि दूसरे सबसे ज्यादा डिग्रीज के साथ होता है। जिसकी दूसरी सबसे ज्यादा डिग्रीज होंगी वो आमत्य कारक ग्रह कहलाता है। और आमत्य कारक ग्रह आपकी आजीविका के लिए, आपके करियर के लिए, आपके व्यवसाय के लिए व्यवसाय का द्योतक होता है। इसलिए आमत्य कारक की स्थिति कहाँ है, वो कौन से भाव में स्थित है, कौन सी राशि में स्थित है, ये आपको देखना होगा। पहले नियम में ये आमत्य कारक की स्थिति देखी जाती है दशमांश में। फिर दूसरा जो नियम आपको लागू करना है वो है शनि की स्थिति और शनि का बल देखना है कि शनि क्योंकि नैसर्गिक स्वामी है दशमांश का, इसलिए शनि कैसी स्थिति में है, कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है, बलवान है कि कमजोर है, ये देखना अनिवार्य है। क्योंकि शनि यदि कमजोर होगा तो आगे बढ़ने में देरी का, विलंब का सामना करना पड़ता है कभी कभी, और कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि फेवर में नहीं आती। इसलिए शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि आपकी कार्यशैली है, शनि आपका हार्ड वर्क है, आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रति, वो शनि से देखा जाता है। इसलिए शनि का मजबूत होना अनिवार्य है। शनि की स्थिति और शनि की राशि और भाव कैसे हैं वो आपको दूसरे नियम में देखना होता है। तीसरे नियम की यदि हम बात करें तो तीसरे नियम में आपको देखना है कि जो भी दशमांश के लग्न का स्वामी है, दशमांश के लग्न का स्वामी ग्रह कौन से भाव में स्थित है। जिस भाव में वो स्थित होगा उस भाव के जो भी उस भाव से संबंधित जो भी गुण हैं वो आपके कार्य में आएंगे। आपके व्यवसाय, उससे आपका व्यवसाय उस भाव से जुड़ा हुआ होगा। मान लीजिए आपके दशमांश का जो लग्न का स्वामी ग्रह है वो 5वें भाव में बैठा है, तो 5वें भाव के गुण आपके व्यवसाय में दिखाई देंगे। इसी हिसाब से कौन से भाव में वो बैठा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला नियम है जो दशमांश का दशम भाव है उसका स्वामी ग्रह कौन से भाव में स्थित है और उसका बल कितना है। जिस भाव में दशमांश का दशम भाव का स्वामी ग्रह स्थित होगा उसके भी गुण आपके व्यवसाय में दिखाई देते हैं। इसलिए दशमांश का दशम भाव मान लीजिए 11वें भाव में स्थित है, तो 11वें भाव के जो रिजल्ट्स होंगे, 11वां भाव जिन चीज़ों को संबोधित करता है वो आपके व्यवसाय में दिखाई देंगे। आपका व्यवसाय उन चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा।
अगले दिन जिन दो नियमों की मैं बात करूंगा वो अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इन दो नियमों को अच्छे तरीके से लागू कर पाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक अप्रॉक्सीमेट आंसर तो मिल ही जाएगा। सटीक ना सही, एक्यूरेसी भले ही ना हो, पर इसमें 90% अप्रॉक्सीमेशन आता है, क्योंकि इन दो नियमों को हम नक्षत्र के लेवल पर ले जाके देखते हैं। नक्षत्र यहाँ पे आप इन दोनों में से पहला नियम जो है वो ये है कि दशमांश का जो पहले भाव का स्वामी ग्रह है वो किस नक्षत्र में बैठा है, ये आपको देखना है। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि दशमांश का जो लग्न है वो किस नक्षत्र में बैठा है, ये आपको देखना है। और ये जो दो नक्षत्र होंगे वो जो जन्म कुंडली में नक्षत्र होते हैं उनसे विभिन्न होते हैं। तो इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें ये कुंडली एक ही व्यक्ति की है, ऊपर जन्म कुंडली है और नीचे दशमांश है। तो जिन नक्षत्रों की मैं यहां बात कर रहा हूं वो दशमांश के नक्षत्र हैं, ना कि जन्म कुंडली के। पहला जो नियम ये कह रहा था कि दशमांश के लग्न का जो स्वामी ग्रह है उसका नक्षत्र आपको देखना है, वो किस नक्षत्र में बैठा है। अब दशमांश के लग्न का स्वामी ग्रह यहाँ पे नीचे बृहस्पति है। बृहस्पति छठे भाव में बैठा है और मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। तो यहाँ पे आपको मृगशिरा नक्षत्र लेना है, ना कि जन्म कुंडली में बृहस्पति जहाँ की वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा है। रोहिणी नक्षत्र आपको नहीं लेना है, यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र लेना है। इसके बाद दूसरा नियम क्या कह रहा था कि दशमांश का जो लग्न है वो किस नक्षत्र में बैठा है। दशमांश का जो लग्न है वो मूल नक्षत्र में बैठा है, जैसा कि आप नीचे वाले चित्र में देख पा रहे होंगे। और ऊपर जन्म कुंडली में जो लग्न है वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है। इसलिए यहां पर हम मूल और मृगशिरा नक्षत्र को लेंगे, ना कि रोहिणी और अश्लेषा नक्षत्र को। तो ये जो दो नक्षत्र हैं ये आपको लेने हैं, ना कि ऊपर के दो नक्षत्र। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कौन से नक्षत्र आपको लेने हैं, कौन से नक्षत्रों को आपको देखना है। आगे जब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय, तो उसमें आप जान सकेंगे कि कौन सा नक्षत्र कौन कौन से व्यवसायों को संबोधित करता है, कौन कौन से व्यवसायों को रूल करता है। और ये जो कुंडली है जो अभी आप देख रहे हैं ये भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। यदि हम इसमें दशमांश देखें, एक उदाहरण के तौर पे मैं बस आपको समझा रहा हूँ। दशमांश में यदि आप देखते हैं तो ये जो दो नक्षत्र हमने लिए हैं, मूल और मृगशिरा, ये दोनों ही नक्षत्र राजनेताओं को संबोधित करते हैं, राजनीति को संबोधित करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं को संबोधित करते हैं। फिर जो पहले भाव का स्वामी ग्रह है बृहस्पति खुद नेताओं को संबोधित करता है, राजनेताओं को, राजनीति को संबोधित करता है। छठे भाव में बृहस्पति स्थित है, इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ेगा, क्योंकि छठा भाव राजनीति का भाव होता है। तो ऐसे आप दशमांश की एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं, वो करते हैं। तब आपको आसानी से पता चल सकता है कि कैसे दशमांश देखा जाता है और इसके निष्कर्ष कैसे निकलते हैं। ऐसे आपको दशमांश देखना है। और जब आप ये 6 नियम लागू कर लें, इनके बाद आपको दशमांश को एक स्वतंत्र कुंडली के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप अपनी एनालिसिस लगा सकते हैं। पर इन 6 नियमों के बगैर सीधे दशमांश को एक स्वतंत्र कुंडली के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसलिए इन 6 नियमों को लागू करने के बाद आप आसानी से जान सकेंगे कि आपका दशमांश किस दिशा में आपको ले जाना चाह रहा है। तो ऐसे दशमांश का विश्लेषण किया जाता है। तो हमने ये जाना कि दशमांश होता क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है, किन चीज़ों को संबोधित करता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका विश्लेषण किन नियमों के आधार पर किया जाता है। तो अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कौन सा वो नक्षत्र है जो आपके व्यवसाय को संबोधित करता है। ये कौन सा वो नक्षत्र आप कुंडली से निकालें जो कि यह बताता है कि व्यक्ति कौन से व्यवसाय में, कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम नियमों के बारे में जानेंगे, नक्षत्रों के ऊपर, और उसके बाद हमारी सब सीरीज शुरू होगी
नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय पर, उसमें आप ये जान सकेंगे कि हर नक्षत्र कौन कौन से व्यवसायों को संबोधित करता है। तो तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।